दोस्तों आज हम पहुंचे हैं रायबरेली जनपद के डलमऊ गंगा घाट पर। यहाँ पर आए तो कुछ याद आया कि हिंदी के देदीप्यमान कवि, हिंदी को उच्चतम शिखर पर पहुंचाने वाले, समाज को एक नई राह दिखाने वाले, अपनी रचनाओं से लोगों को रास्ता दिखलाने वाले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की यह कर्मस्थली रही है। कभी उनकी कर्मस्थली पर चर्चा करने से पहले हम चाहेंगे कि उनके शुरुआती जीवन पर थोड़ा सा कुछ चर्चा करें। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जो पिताजी थे वो बंगाल के महिसादल रियासत में नौकरी करते थे, जो मेदिनीपुर जिले में पड़ता है। वैसे तो इनका जो मूल स्थान है वो उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद के बैसवाड़ा के पास पड़ता है, एक गाढ़ाकोला गांव। गाढ़ाकोला गांव के ये मूल निवासी थे। पिताजी की नौकरी की वजह से बंगाल के महिसादल रियासत में शिफ्ट हो गए, वहाँ रह रहे थे, वहीं इनका जन्म हुआ, वहीं शुरुआती शिक्षा दीक्षा हुई। मुख्य भाषा इनकी जो थी वो बंगला थी, बंगला पर इनका अध्ययन अच्छा था। उसके बाद जब ये महज 3 वर्ष के थे तो इनकी माता जी का देहावसान हो गया था। ये पढ़े लिखे थोड़ा बड़े हुए, जब 20 वर्ष की आयु में पहुँचे तो इनके पिताजी का भी देहावसान हो गया। इनका जो जन्म था वो 21 फरवरी 1899 को हुआ था। बसंत पंचमी थी उस दिन। पहले इनका जो जन्म दिवस था वो 21 फरवरी को मनाया जाता था, लेकिन 1930 से इनका जन्म दिवस बसंत पंचमी के दिन मनाने की एक नींव पड़ी। तब से बसंत पंचमी के दिन इनका जन्मदिन मनाया जाता है और अभी बीती 16 फरवरी को हम सब लोगों ने इनका जन्म दिवस मनाया। तो हम बात कर रहे थे, इनके पिताजी का देहावसान हो गया था। उसके बाद इन्होंने 1918 को वहीं महिसादल रियासत में ही एक नौकरी ज्वाइन कर ली, लेकिन उसमें इनका मन बहुत दिन तक लगा नहीं। लेखन में इनका मन लगता था तो ये लेखन कार्य करते रहते थे। 1922 तक इन्होंने नौकरी की। उसके बाद नौकरी से इनका मन भर गया, इन्होंने नौकरी छोड़ दी। इनकी पहली काव्य रचना जूही की कला, जो 1922 में प्रकाशित हुई, यह जन्मभूमि पर आधारित एक कविता थी। हालांकि निराला जी कहते थे कि उन्होंने इसका लेखन कार्य 1916 में पूरा कर लिया था, लेकिन एक प्रकाशन के तौर पर, कविता के तौर पर, किताब के रूप में हम सब लोगों के सामने 1922 में उसका प्रकाशन हुआ। तो हम पहुँचे हैं डलमऊ और आज उसी गंगा घाट पर हैं जहाँ पर निराला जी बैठकर कविताएं लिखते थे। यहाँ पर बैठकर उन्होंने कई बड़ी रचनाएं लिखी। आप देख सकते हैं कि ये वही घाट है, ये बना हुआ है। हम लोग गंगा घाट पर ही उपस्थित हैं और ये वही ऊपर आप देख पा रहे होंगे सामने की बुर्ज हैं। ऐसा कहा जाता है कि इन्हीं बुर्जों पर बैठकर वो ऊपर जो दिख रहे हैं आपको, इन्हीं बुर्जों पर बैठकर वो अपना लेखन कार्य करते थे और जब उनका मन भर जाता था तो आकर इन्हीं जो घाट बने हुए यहीं ऊपर बुर्ज से छलांग लगाकर गंगा स्नान भी किया करते थे। तो आइए आज हम आपको परिचित करवाते हैं यहाँ की घाटों से और आगे भी कुछ और जानकारी साझा करेंगे। आइए ऊपर चलते हैं। तो हम आ गए हैं पक्का घाट, डलमऊ का पक्का घाट के ऊपर, जहां निराला जी बैठकर ना जाने कितनी ही कृतियों की रचना की। उनमें से जो उनकी कई सारी प्रसिद्ध कृतियां हुई, उनमें से एक मुझे याद आ रही है, बांधो न नाव इस ठाव बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु। आप देख सकते हैं यहाँ नाव भी उसी समय से चलती हैं और आज भी नाव का चलन है यहाँ पर। वैसे ज़्यादा जगहों पर ये नावें अब नहीं दिखती हैं,
अगर कहा जाए कि विलुप्त हो रही हैं तो गलत नहीं होगा, लेकिन यहाँ इस डलमऊ के घाटों पर आज भी नावें वैसे ही देखने को मिल रही हैं जैसे निराला जी अपनी कृतियों पर लिख कर गए हैं। यहाँ निराला जी का डलमऊ में ससुराल थी। यहाँ के रामदयाल, पंडित रामदयाल की पुत्री मनोहरा से 1911 में उनकी शादी हुई। उसके बाद एक बार जब निराला जी अपनी ससुराल यानी यहीं डलमऊ आए तो उनकी पत्नी मनोहरा देवी ने श्री रामचंद्र कृपाल भजमन सस्वर से उनका स्वागत किया। अब पंडित जी को बंगला में महारत हासिल थी, लेकिन हिंदी में उतना परिपक्व नहीं थे, तो इसलिए ये बातें उनको आहत कर गईं। जब आहत कर गई तो उन्होंने हिंदी पर भी अपनी पकड़ बनाने का एक संकल्प ले डाला और वो काफ़ी समय तक यहीं रुके। और यहीं इन बुर्जों पर आप पीछे भी देख सकते हैं, मेरे पास जहाँ बच्चे खेल रहे हैं ये बुर्ज है, पीछे बुर्ज है, ये पीछे संकट मोचन मंदिर है और यहीं पीछे डलमऊ का किला है जहाँ पर जहाँ लेखन का उनका मुख्य बिंदु थे। यहाँ पर आकर वो बैठते थे, चिंतन करते थे, मनन करते थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने कभी किसी का सहारा नहीं लिया हिंदी सीखने के लिए। उन्होंने सेल्फ स्टडी से ही हिंदी में महारत हासिल की। यहाँ पर उनकी मूर्ति भी लगाई गई है आज जो है। तो हम बता रहे थे कि उन्होंने जो कुछ भी सीखा वो सेल्फ स्टडी से सीखा, स्व अध्ययन से सीखा। स्व अध्ययन करने के बाद उन्होंने ना सिर्फ हिंदी सीखी बल्कि बंगला के बाद संस्कृत और हिंदी दोनों में महारत हासिल की। उसके बाद यहाँ कुल्ली भाट से लेकर चतुरी चमार तक के पात्रों का सृजन निराला जी ने इन्हीं घाटों पर बैठकर किया है। कुल्ली भाट एक इतिहासकार थे, समाज सुधारक थे और समाज सेवी, बहुत बड़े समाज सेवी थे। कुल्ली भाट एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसने डलमऊ आसपास के क्षेत्रों में सर्वहारा वर्ग के लिए एक पाठशाला भी खोली थी और लोगों को जागरूक करते रहते थे कि आप सर्वहारा नहीं शाकाहारी की तरफ आइए। कुल्ली भाट की ये सब चीज़ें निराला जी को बहुत ही भाई, इससे उन्हें बहुत अच्छा लगा। और चूँकि कुल्ली भाट लेखक भी थे, वो कविताएं भी करते थे, इसलिए उन दोनों में और भी अच्छी घली। कुल्ली भाट, यहाँ डलमऊ का जो किला है उसका महत्व, उसका इतिहास और इन घाटों का इतिहास कुल्ली भाट ने ही निराला जी को इन सबसे परिचित करवाया इन सबसे। तो निराला जी ने फिर अपनी लेखन का केंद्र इसी को बना लिया। उन्हें यहाँ की जानकारियों ने इतना प्रेरित किया कि उन्होंने अपनी लेखन का जो केंद्र था यही डलमऊ को बना लिया और यहीं पर बैठकर उन्होंने डलमऊ का जो किला है उस पर आधारित एक प्रभावती उपन्यास की रचना की। उसके बाद यहीं पास में ही एक गांव था, वहाँ के जमींदार द्वारा एक लड़की के साथ बड़ा ही दुर्व्यवहार किया गया जिसने निराला जी को बहुत ही ठेस पहुंचाई। और जब निराला जी को ठेस पहुंचाई तो उस पर भी निराला जी ने एक कविता लिखी थी। यहीं पास में एक गांव में एक जमींदार द्वारा एक लड़की के साथ किए गए दुर्व्यवहार ने निराला जी को बहुत ठेस पहुंचाई, जिसके बाद निराला जी ने उस पर आधारित एक अलका उपन्यास भी लिखा। उसके बाद यहीं पर साहित्य लेखन करते रहे और उनकी एक पुत्री थी जिसका सरोजा नाम था। सरोजा का विवाह वो बैसवारा के ही किसी घराने में करना चाह रहे थे, लेकिन अभाव के चलते कहें या इतना धन एकत्र नहीं कर पाए कि वो अपनी बेटी का विवाह बैसवारा में नहीं कर सके। इसके लिए उन्होंने अपने एक शिष्य शेखर त्रिवेदी से, जो बछरावा के रहने वाले थे, उन्हीं से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। कुछ समय बाद उनकी पुत्री क्षय रोग से ग्रसित हो गई और उसका बाद में देहावसान हो गया। उसके पुत्री के देहावसान ने भी निराला जी को बहुत ही अंदर से दुखित किया, अंदर से उन्हें निराश किया, उन्हें बहुत ही दुख पहुंचा, जिसकी याद में उन्होंने इन्हीं घाटों पर बैठकर, इन्हीं बुर्जों पर बैठकर अपनी सरोजा की स्मृति में उन्होंने सरोज स्मृति ग्रंथ की रचना की। उन्होंने उस साहित्य को लिखा बैठकर। वैसे तो उनका यहाँ उन्होंने बहुत सारी साहित्य की, लेकिन यहाँ पर बैठकर उन्होंने जो लिखी उनमें से प्रमुख प्रभावती,
थी और अलका उपन्यास थी और सरोजा स्मृति थी। उसके बाद यहीं सरोजा की मृत्यु के बाद उन्होंने जो गीत लिखा था वो यही था कि बांधो न नाव इस ठाव बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु। ऐसी रचनाएं की। बेटी की मृत्यु के बाद फिर उनका मन यहाँ से थोड़ा उबने लगा, जिसके बाद वह फिर आगे बढ़ गए और प्रयागराज को अपनी कर्मस्थली बनाई। वहाँ पहुंचकर उन्होंने बहुत सारा काव्य रचना की और रहे वहाँ पर काफ़ी समय तक रहे। उसके बाद प्रयागराज के में ही उनकी 1961 में गोलोकवासी हो गए वो। इस प्रकार से उनकी यहाँ की जो स्मृतियाँ थी बहुत ही आज भी लोग जब आते हैं तो उनकी स्मृतियों को यहाँ याद किया जाता है। और उनकी स्मृति में अभी देख सकते हैं यहाँ उनकी मूर्ति लगाई गई है और ये इधर उनकी पत्नी की और उधर निराला जी की, दोनों लोगों की मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं। अभी हाल फिलहाल में, पहले तो ये घाट लोग बताते हैं कि उपेक्षा का शिकार था, लेकिन अभी जब हम लोग आज पहुँचे हैं तो सरकार ने इसको नमामि गंगे के तहत यहाँ का सुंदरीकरण करवाया है और बहुत ही अच्छा कह सकते हैं कि आज की स्थिति में तो इसकी स्थिति बहुत अच्छी है। और निराला जी की जो स्मृतियाँ हैं, जब लोग यहाँ आते हैं तो निराला जी को अकस्मात ही याद कर लेते हैं, उनकी कृतियों को याद करके आज भी प्रसन्न होते हैं। तो ये था निराला जी से जुड़ी कुछ जानकारियाँ। यदि कुछ मुझसे छूटा हो या कुछ रह गया हो सकता है कुछ, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसे साझा कर सकते हैं और बताएंगे, और हम कोशिश करेंगे कि आगे फिर ऐसे ही कोई एक अच्छा सा वीडियो लाएं जिसमें कहीं किसी जो हिस्टोरिकल हो या कुछ ऐसा हो जिससे हम और आप एक दूसरे से रूबरू हों।